Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी, जो पार्टनरशिप एक्ट है वो इस बारे में साइलेंट है कि अगर 18 साल से पहले माइनर अपना इंटरेस्ट वापस लेना चाहे तो क्या ले सकता है। जितना को हमारे सिलेबस में कंसेप्ट्स हैं उनकी बेस पे अगर देखें तो वो नहीं ले सकता। वो सिर्फ उसी सूरत में ले सकता है जब वो अपने आप को डिस्कनेक्ट करे। और डिस्कनेक्ट के ऑप्शन कब डिस्कस किया है पार्टनरशिप एक्ट ने? 18 साल ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। जी, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज के कंसेप्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अटेंटिव होकर सुनिएगा। आज का लेक्चर हमारे पार्टनरशिप के मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर में से एक, बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का लेक्चर। अटेंटिव होकर सुनिएगा। स्टार्ट करें। आज हमने दो मेजर कंसेप्ट स्टडी करने हैं। एक अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स की अथॉरिटीज से रिलेटेड, और दूसरा म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स, आपस में एक दूसरे के साथ क्या राइट्स और ड्यूटीज है। ठीक है, ये दो कंसेप्ट स्टडी करेंगे। और एक और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 12 भी है। वो है तो सेपरेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लेकिन चूंकि राइट से रिलेट करता है उसे हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 में कंबाइन कर सकते हैं। तो दो बड़े कंसेप्ट आज हमने स्टडी करने हैं। पहला कंसेप्ट कौन सा? अथॉरिटी ऑफ पार्टनर से रिलेट कर रहा है। और दूसरा कंसेप्ट कौन सा है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। पहले स्टडी करते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी से क्या मुराद है कि एक पार्टनर, इंडिविजुअल पार्टनर जो है वो फर्म के बिहाफ पे कौन कौन से एक्ट कर सकता है और कौन से एक्ट नहीं कर सकता फर्म के बिहाफ पे, ये अथॉरिटी कहलाती है। कहता है पार्टनर का कोई भी एक्ट हो, पार्टनर का कोई भी एक्ट, क्या वो एक्ट ऑफ फर्म समझा जाएगा? अगर वो एक्ट ऑफ फर्म है तो इसका मतलब है पार्टनर अपने एक्ट से फर्म को बाइंडिंग करार दे रहा है। वो जो भी एग्रीमेंट कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ, वो फर्म के ऊपर लायबल है उसको पूरा करना। कहता है कोई भी पार्टनर अपने किसी एक्ट से फर्म को बाइंड कर सकता है, पाबंद कर सकता है। यानी एक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा पार्टनर, लेकिन उसको पूरा करना सारी की सारी फर्म पे बाइंडिंग है, लाजिम है। कह रहा है लेकिन इसकी 3 कंडीशंस हैं। वो 3 कंडीशंस पूरी होंगी अगर कोई भी पार्टनर कोई एक्ट करते हुए इन तीनों कंडीशंस को पूरा करेगा, फिर उसका एक्ट फर्म पे बाइंडिंग होगा। वरना पार्टनर का एक्ट इंडिविजुअल एक्ट समझा जाएगा, पर्सनल एक्ट समझा जाएगा, फर्म पे बाइंडिंग नहीं समझा जाएगा। पार्टनर का एक्ट फर्म पे बाइंडिंग कब समझा जाएगा? जब 3 कंडीशंस पूरी होंगी। पहली कंडीशन, वो एक्ट हुआ है इन द नेम ऑफ फर्म। एक्ट फर्म के नाम से किया गया है, पर्सनल नेम से नहीं किया गया। अगर कोई एग्रीमेंट पर्सनल नेम से करता है, अगर कोई एक पार्टनर किसी को लोन लेता है पर्सनल नेम से, क्या फर्म ने वो लोन रीपे करना है? नहीं करना। वो पर्सनल ट्रांजैक्शन समझी जाएगी। फर्म को बाइंडिंग करार देने के लिए पहली शर्त क्या है? ट्रांजैक्शन की जाए, एक्ट किया जाए इन द नेम ऑफ फर्म। और दूसरा, विद द इंटेंशन टू बाइंड फर्म, कि पार्टनर की इंटेंशन हो कि इस एक्ट से फर्म को पाबंद करार देना है, फर्म को बाइंड करार देना। अब आपने ये नहीं सोचना कि ये फर्म को इंटेंशन टू बाइंड फर्म, ये तो पार्टनर के अंदर जहन में चल रही होगी इंटेंशन है कि नहीं है। साबित कैसे होगा? वो वकील जो है वो हालातों वाक़यात से साबित कर देते हैं कि इंटेंशन क्या होगी। ठीक है, हमने कंडीशंस पढ़नी है, हमने कोर्ट में कैसे प्रूव किया जाएगा ये हमने नहीं पढ़ना। पहली कंडीशन क्या? एक्ट किया जाए इन द नेम ऑफ फर्म। दूसरी कंडीशन क्या? विद इंटेंशन टू बाइंड फर्म।
तीसरी कंडीशन क्या, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो, फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के ट्रांजैक्शन हो, एक्ट हो एंड यूजुअल वे। ठीक है, ऐसा ना हो फर्म शुगर में डील कर रही है और कोई दूसरा पार्टनर है वो क्लॉथ जो है वो परचेज करने का एग्रीमेंट करता है और कहता है मेरी तो इंटेंशन ये थी फर्म को बाइंडिंग करार देना है। भाई फर्म का क्लॉथ बिजनेस से ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन तो नहीं है, यूजुअल वे में तो नहीं है। ठीक है, इन शॉर्ट ये जो है ना कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए इन यूजुअल वे, यानी बिजनेस की रूटीन नेचर की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। बिजनेस की, हमने कहा हमें कैसे पता चलेगा रूटीन नेचर की ट्रांजैक्शन है कि नहीं, तो इसका मतलब ये है ये वो ट्रांजैक्शन है जो रूटीन नेचर की है। यानी तीसरी कंडीशन क्या हुई, वो ट्रांजैक्शन ऐसी होनी चाहिए जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में कवर हो रही हो। ट्रांजैक्शन कैसी होनी चाहिए, जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में कवर हो रही हो। फिर से बताइए, क्या पार्टनर का एक्ट फर्म को बाइंड कर सकता है? तीन कंडीशन पूरी हो रही होगी तो फिर बाइंड कर सकता है, वरना नहीं। पहली कंडीशन क्या है, इन द नेम ऑफ फर्म, दूसरी विद इंटेंशन टू बाइंड फर्म, तीसरी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड इन यूजुअल वे। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड यूजुअल वे का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयड विद इन एम्प्लॉयड अथॉरिटी हो। इसका मतलब है एम्प्लॉयड अथॉरिटी में जितने भी काम है वो सारे ऑर्डिनरी यूजुअल वे में एज्यूम किए जाते हैं। हर पार्टनर के पास ये अथॉरिटी है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी है क्या, कि वो ये सारे काम कर सकता है, क्योंकि ये सारे काम यूजुअल वे में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में समझे जाते हैं। और इसका जो ऑपोजिट है, नॉट कवर्ड इन एम्प्लॉयड अथॉरिटी, ये सारे काम अनयूजुअल समझे जाते हैं, आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस समझे जाते हैं। ये दोनों लिस्ट में फर्क है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी में कौन सी आइटम्स हैं जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूजुअल वे में समझी जाती हैं, और जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में कवर नहीं हो रही ये कौन सी है, जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, जो नॉर्मल बिजनेस में नहीं होती। मतलब ये नहीं कह रहे कि होती नहीं, होती हैं लेकिन नॉर्मल नहीं है, अनयूजुअल है, आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब हमने क्या कंसेप्ट पढ़ना है कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी में क्या चीज़ें शामिल हैं और कौन सी चीज़ें एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं है, इनसे फ़र्क क्या पड़ता है। क्योंकि एम्प्लॉयड अथॉरिटी में जो चीज़ें शामिल हैं, हर पार्ट वो यूजुअल बिजनेस की हैं, हर पार्टनर ये काम करेगा तो वो फर्म पे बाइंडिंग है। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए एम्प्लॉयड अथॉरिटी पढ़ना ज़रूरी है, ताकि अगर किसी केस स्टडी में वो हमसे पूछे कि बताओ ज़रा पार्टनर ये काम किया, फर्म पे बाइंडिंग है कि नहीं, हम पहले तो केस स्टडी है, पहले तो लीगल प्रोविजन लिख देंगे, ये तीन कंडीशन है तो बाइंडिंग है। फिर देखेंगे जो केस डिस्कस कर रहा है वो इनमें से है कि नहीं कोई। अगर इनमें से कोई भी केस सिचुएशन हुई, हम कहेंगे फर्म के ऊपर बाइंडिंग है। क्लियर हुए? तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब क्या है, वो ट्रांजैक्शन जो कोई भी पार्टनर कर सकता है और फर्म पे बाइंडिंग है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नॉर्मली समझी जाती है। अब वो ट्रांजैक्शन कौन सी है, जरा गौर से समझिए। टू बाय एंड सेल ऑफ गुड्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई एक पार्टनर बाइंग या सेलिंग का काम करता है, कोई इन्वेंट्री बाय करता है, सेल करता है, क्या वो ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट फर्म पे बाइंडिंग है? लेकिन शर्त क्या है, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ना हुए फिर नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई पार्टनर, फर्ज कीजिए कि वो जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो फॉर एग्जांपल वो कोई सीमेंट बनाते हैं, सीमेंट में डीलिंग करते हैं, और कोई पार्टनर अपने फर्म के नाम से अपने घर के एड्रेस पे टीवी मंगवा लेता है। ठीक है, टीवी मंगवा लेता, क्या ये फर्म पे बाइंडिंग है? फर्म पे बाइंडिंग क्यों? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। तो बाय एंड सेल ऑफ गुड्स कौन से? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फिर टू रिसीव एंड पे कैश, कैश रिसीव भी कर सकता है, पे भी कर सकता। किसको? उन लोगों को जो फर्म से डील करते हैं। और नॉर्मली कौन लोग फर्म से डील कर रहे होते हैं? कस्टमर और सप्लायर, डेटर्स और क्रेडिटर्स आपकी लैंग्वेज में, काउंटिंग की लैंग्वेज में डेटर्स और क्रेडिटर्स, और नॉर्मली कस्टमर और सप्लायर का वर्ड जनरल बोलते हैं। इसका मतलब है अगर कस्टमर ने पैसे देने के लिए आया, चार पार्टनर्स थे, पार्टनर बी बैठा था, पार्टनर बी को कस्टमर ने पैसे दिए, पार्टनर बी पैसे लेके निकल गया।
अब ए, सी और डी ढूंढ रहे हैं, पार्टनर भी नहीं मिल रहा, क्या कस्टमर से पैसे वापस ले जा सकते हैं? वो कहेगा सर ये तो इम्प्लॉयड अथॉरिटी है कि कोई भी पार्टनर रिसीव कर सकता है, तो मैंने किसी को भी दे दिए। सिमिलर कंसेप्ट किसी और जगह भी पढ़ा होगा हमने, बेलमेंट एंड प्लेज वाले टॉपिक में, कि जो चीजें आपने रिसीव की थी को ओनर से, तो किसी भी एक ओनर को दे सकते, वही कंसेप्ट यहाँ पे, ये सारे को ओनर है ना, पार्टनर सारे, तो किसी एक को भी दे दिया तो लायबिलिटी खत्म हो गई। तो रिसीव भी कर सकता है, पे भी कर सकता है किसी भी कस्टमर से, हर पार्टनर, उसकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी हर पार्टनर कर सकता है। फिर टू बारो, लोन ले सकता है बैंक से, बैंक के अलावा लोगों से भी लोन ले सकता है, लिख के कि मैं आपसे 1 लाख रुपया रिसीव करता हूं, फर्म जो है फर्म के बिहाफ पे, ठीक है, और फर्म आपको पे करेगी, और ये फर्म के लेटर हेड पे वो ये लिख के दे दे, विद इंटेंशन टू बाइंड फर्म, तो ये रिसीव कर सकता, बारो कर सकता है। अब फर्म पे करेगी इस लोन को, बारो भी कर सकते। एम्प्लॉय सर्वेंट, किसी को नौकरी देनी हो, काम पे रखना हो, पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता। ड्रॉ चेक, बैंक से पैसे निकलवा सकता है, बिल्कुल निकलवा सकता है। और प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर बोरिंग करने के लिए गया, बैंक कहेगा ना सिक्योरिटी के तौर पे, प्लेज पड़ा है ना कंपनी लॉ में, सिक्योरिटी के तौर पे चीजें रखवा सकता है। कौन सी चीजें? मूवेबल, इसका मतलब है मूवेबल प्रॉपर्टी रखवा सकता है, ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, शायद इमूवेबल नहीं रखवा सकता, वरना यहाँ पे मूवेबल के साथ इमूवेबल का लफ्ज भी लिखा होता, वो भी हम पढ़ेंगे इमूवेबल करवा सकता है कि नहीं। एम्प्लॉयड अथॉरिटी का कंसेप्ट समझ आ गया। बताइए कौन कौन सी पावर्स हैं हर पार्टनर की, कि कोई भी पार्टनर ये ट्रांजैक्शन, ये एक्ट कर सकता है फर्म के बिहाफ पे, उसे नॉर्मल ऑर्डिनरी समझा जाए। बाय एंड सेल कर सकता है गुड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बोरो कर सकता है, प्लेज कर सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी को, कैश रिसीव कर सकता है, पे कर सकता है जो लोग अपने पार्टनरशिप से डील कर रहे हैं, एम्प्लॉय रख सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, ठीक है, चेक ड्रॉ कर सकता है, यानी चेक इशू कर सकता है, इशू भी कर सकता है, बैंक से पैसे भी निकलवा सकता है। अब देखते हैं वो कौन से अथॉरिटीज हैं, ट्रांजैक्शंस हैं जो एक पार्टनर नहीं कर सकता। यह है रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब क्या है? लिमिटेशंस, यानी ये काम पार्टनर सिंगल पार्टनर नहीं कर सकता, ये काम कोई भी सिंगल पार्टनर कर सकता है, ये काम सिंगल पार्टनर नहीं। अच्छा, कंसेप्ट ये नहीं कि कोई पार्टनरशिप कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते हैं, सिंगल पार्टनर नहीं कर, मेजोरिटी की बेस पे कर सकते हैं, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स की बेस पे कर, लेकिन सिंगल पार्टनर ये काम नहीं कर सकता। अच्छा अब देखिए जरा, चेक ड्रॉ कर, चेक इशू कर सकता है, इशू कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है चेक। क्या बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है? वो कह रहे नहीं, बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। ये ना पार्टनरशिप के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करे, उसका सिग्नेटरी खुद अपने आप को रखे कि पार्टनरशिप के नाम से जितने भी चेक आ रहे हैं वो अपने अकाउंट में जमा करवाता रहे। कहता है बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते फर्म के बिहाफ पे एक पार्टनर, सिंगल पार्टनर की बात हो रही है, सिंगल पार्टनर नहीं कर सकता। कलेक्टिवली सारे पार्टनर मिल के अगर फैसला करें मेजोरिटी ऑफ पार्टनर की बेस पे, फिर खुलवा सकते हैं बैंक अकाउंट, सिंगल पार्टनर को अथॉरिटी नहीं दी उन्होंने। इसके अलावा यहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हुई थी, टू एक्वायर और ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर भी नहीं कर सकता, एक्वायर का मतलब परचेज नहीं कर सकता, ट्रांसफर का मतलब क्या है? सेल भी नहीं कर सकता। आपकी काउंटिंग की जुबान में फिक्स एसेट्स को सेल और परचेज नहीं कर सकता। एक इंडिविजुअल पार्टनर फिक्स, तो इसका क्या मतलब है? पार्टनरशिप फर्म कभी फिक्स एसेट को खरीद ही नहीं सकती, नहीं खरीद सकती है, लेकिन वो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स के बेस पे, सिंगल पार्टनर की बेस पे नहीं। सिंगल पार्टनर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो फिक्स एसेट को खरीदे और बेचता फिरे। फिर इसके बाद अच्छा, लीगल केसेस बताइए, जो डिस्प्यूट होते हैं, लीगल केसेस हैं, आपके ख्याल में ये यूजुअल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन या अनयूजुअल है? अनयूजुअल है। कहता है किसी के खिलाफ केस किया हुआ है, अगर हमने उसको विड्रॉ करना है कि नहीं, वापस लेना है कि नहीं,
ये सिंगल पार्टनर का डिसीजन नहीं है। एडमिट लायबिलिटी कोर्ट में जाके कहते हैं ठीक है सर केस चल रहा है, मैं ये मानता हूं हमारी गलती थी, ठीक है, जो जुर्माना डालना डाल दें। एक पार्टनर सिंगल पार्टनर लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी केस में जब तक कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर जो हैं इनका डिसीजन ना हो। और सबमिट ए डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, कि कोई झगड़ा चल रहा है कि या कोर्ट में केस चल रहा है, वो कहे नहीं सर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी है कि नहीं, किसी भी लीगल केस में डिस्प्यूट में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी है कि नहीं, हमने केस को विड्रॉ करना है कि नहीं, कोई लायबिलिटी एक्सेप्ट करनी है कि नहीं, ये सारे डिसीजन लीगल केसेस के हवाले से सिंगल पार्टनर के नहीं होंगे, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर की, सिंगल पावर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं है। टू कंप्रोमाइज आर रिलिंक्विश ए क्लेम, कोई भी क्लेम फाइल किया, ये भी उससे मिलता जुलता, लीगल केस से मिलता जुलता, उससे दस्तबरदार होना या कंप्रोमाइज करना, एडजस्टमेंट कर लेना किसी भी क्लेम की, ये भी सिंगल पार्टनर का डिसीजन नहीं होगा। फिर इसके अलावा टू एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म और दूसरी पार्टनरशिप फर्म की भी पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन अगर किसी दूसरी फर्म के साथ पार्टनरशिप करनी है, ये भी जॉइंट वेंचर का कंसेप्ट आपने अकाउंटिंग में शायद पढ़ा होगा या सुना होगा, जॉइंट वेंचर उसी चीज का नाम है। दो कंपनीज या दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर आपस में बिजनेस करते हैं, तो ये जॉइंट वेंचर करना है कि नहीं करना, ये कंसेप्चुअल है सारी चीजें इम्प्लॉयड अथॉरिटी में, ये थोड़ी थोड़ी मुश्किल है। हाँ, अल्फाज थोड़े मुश्किल है, कंसेप्ट तो सिंपल है कि जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है वो इम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं है। लीगल केसेस के हवाले से बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकता, ठीक है, किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई सिंगल पार्टनर जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता कि हमने पार्टनरशिप करनी है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में डीलिंग नहीं कर सकता सिंगल पार्टनर। कंसेप्ट अल्फाज थोड़े मुश्किल। अब सुनिए, ये है इम्प्लॉयड अथॉरिटी और ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी। फर्क क्या है, इंडिविजुअल पार्टनर ये सारे काम कर सकता है, दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं। इंडिविजुअल पार्टनर ये काम नहीं कर सकता, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर की कंसेंट की जरूरत है, विद कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर कर सकते हैं। दोनों में फर्क समझ आया? अब सुनिए, ICAP केस स्टडीज बनाएगा तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में से बनाएगा, ज्यादातर की बात कर रहा हूं, केस स्टडी बनाएगा तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में से सिचुएशन सेलेक्ट करेगा। रटे वाला क्वेश्चन टेस्ट करेगा तो आपसे रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी पूछेगा ज्यादातर। वैसे ICAP की मर्जी है, कहीं से भी केस बना के कुछ भी पूछ सकता है। ज्यादातर क्या करता है ICAP, अगर उसने केस स्टडी बनानी हो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में से सिचुएशन सेलेक्ट करेगा, रटे वाला क्वेश्चन पूछना हो तो रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी। दोनों में फर्क समझ आ गया? कोई ऐसी अथॉरिटी तो नहीं है जो दोनों जगह पे आ रही हो या जिसमें कंफ्यूज हो रहे हो आप? आगे चलते हैं भाई। अथॉरिटी इनकी बड़ी, अथॉरिटी एजेंट की भी तो होती थी, एजेंट की भी अथॉरिटी थी ना। तो हमने ये भी पढ़ा था कि पार्टनर्स भी एक दूसरे के एजेंट होते हैं, पार्टनर्स भी एक दूसरे। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कंसेप्ट जो एजेंट वाले केस में चैप्टर में हमने पढ़े वो पार्टनरशिप में भी अप्लाई होंगे, क्योंकि पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं। जैसे कौन सा कंसेप्ट? पहला एक्चुअल अथॉरिटी वाला। आपको पता है इम्प्लॉयड अथॉरिटी एक्चुअल अथॉरिटी कंसेप्ट उधर भी पढ़ा था। क्या एजेंट की इम्प्लॉयड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? याद है वो छोटी सी डायग्राम बना के ऊपर इम्प्लॉयड अथॉरिटी नीचे एक्चुअल अथॉरिटी थे, ठीक है। तो अगर कोई एक्ट एम्प्लॉयड अथॉरिटी, गौर से सुनेगा ये बात, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में है लेकिन एक्चुअल अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है। अब देखिए थर्ड पार्टी को एक्चुअल अथॉरिटी का तो नहीं पता होगा, थर्ड पार्टी को तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी का ही पता होगा ना। एक्चुअल तो आपस में एग्रीमेंट में उन्होंने एग्री किया होगा कि भाई तुमने ये काम नहीं करना, इस चीज को इस चीज से ज्यादा प्राइस पे या कम प्राइस पे नहीं बेचना, आपस में। थर्ड पार्टी को तो नहीं पता। क्या किसी पार्टनर की अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? उसकी एक्चुअल अथॉरिटी डाउनग्रेड की जा सकती है? की जा सकती है। अब सुनिए,
अगर किसी पार्टनर की एक्चुअल अथॉरिटी डाउनग्रेड की गई, कम की गई, और वो अपनी एक्चुअल अथॉरिटी से एक्सीड करके थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लेता है, बताइए ये एग्रीमेंट फर्म पे बाइंडिंग है कि नहीं? फर्म पे बाइंडिंग है, फर्म पूरा करेगी, लेकिन जो नुकसान होगा पार्टनर पूरा करेगा। वही प्रोविजन, वही कंसेप्ट जो हमने एजेंसी में पढ़ा था। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलें। दूसरा, अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी भी तो पढ़ा था, याद है? एजेंसी में क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाए, जैसे वो टमाटर थे वो खराब हो गए थे रास्ते में, उसने रास्ते में बेच दिए, आम थे जो भी था, तो वो खराब हो रहे रास्ते में बेच दिए, क्या उसके पास एक्चुअल अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन क्या इन केस ऑफ इमरजेंसी वो ये काम कर सकता है? बिल्कुल। शर्त क्या है? इन द गुड फेथ, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल काम करे। एग्जैक्टली उसी तरह कोई भी पार्टनर इमरजेंसी में पार्टनरशिप के बेस्ट इंटरेस्ट में अगर कोई काम करना जरूरी है तो वो उसकी चाहे एक्चुअल अथॉरिटी में नहीं भी है वो काम कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है? इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अपने पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं कर सकता। बल्कि वो कहते हैं, लॉ यहां तक कहता है कि इमरजेंसी के केस में ये ना सिर्फ उस पार्टनर की अथॉरिटी है कि वो ट्रांजैक्शन कर, बल्कि उसकी ड्यूटी भी है कि वो ये काम करे। ये नहीं कि टमाटर खराब हो रहे हैं और वो बैठा देख रहा है, नहीं लाहौर का एग्री हुआ था तो लाहौर जाके बेचेंगे। अब कहते हैं नहीं, ये सिर्फ अथॉरिटी नहीं, ये नहीं कि उसे चाहे तो करे, चाहे उस, बल्कि उसे लाजमी करना चाहिए, वरना समझा जाएगा उसने जानबूझ के फर्म का नुकसान किया। जी क्लियर हुआ कंसेप्ट? एम्प्लॉयड, सबसे पहले 3 कंडीशन क्लियर हैं जो कि पार्टनर का एक्ट फर्म को बाइंड करेगा 3 कंडीशन में। एम्प्लॉयड अथॉरिटी की एग्जांपल्स क्लियर, रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी की एग्जांपल भी क्लियर। 2 कंसेप्ट एजेंसी से ब्रॉड फॉरवर्ड किए हमने, पार्टनरशिप पे भी अप्लाई होते हैं, ये भी क्लियर। ये कौन से 2 कंसेप्ट है? एक्चुअल अथॉरिटी, एम्प्लॉयड अथॉरिटी का फर्क, यानी पार्टनर की अथॉरिटी को रिड्यूस किया जा सकता है बाय एग्रीमेंट, और दूसरा अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। और आपको एग्जाम टिप क्या बताई मैंने कि आई कैप अगर रट्टे वाला क्वेश्चन सेट करेगा तो ज्यादातर रिस्ट्रिक्शंस पूछेगा, केस स्टडी सेट करेगा तो नेक्स्ट कंसेप्ट। ये अथॉरिटी वाला क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन नहीं? जी मेरे भाई, मतलब ये है कि दस्तबरदार होना, रिलिंक्विश करना। कोई केस चल रहा था किसी के खिलाफ और एक पार्टनर जाके कोर्ट में कह दे, सर मैं बाकी सबका रिप्रेजेंटेटिव हूं, ये केस खारिज कर दीजिए। वो कहेगा भैया ये फैसला एक पार्टनर का नहीं हुआ करेगा, ये मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर की कंसेंट से होगा। आप मिलते जुलते हैं, ये सर में 2-3 पॉइंट इसमें मिलते जुलते हैं, इसीलिए तो आपसे कहा कि वो रटे वाला क्वेश्चन इसमें से टच करेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट चले, राइट्स एंड ड्यूटीज। अब नहीं केस स्टडी की तरफ गए ना तो ये कंसेप्ट हो सकता है कंप्लीट ना हो सके। मैं आज कंसेप्ट, मैं बहाने से जो आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं उस पर केस स्टडी कवर कर रहा हूं, ठीक है? यहां पे भी इसी तरह केस स्टडीज को कवर करूंगा, तो उम्मीद है कि अक्सर केस स्टडी डिस्कस हो जाएंगी, फिर भी लैदा भी करेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में घर जाके अगर केस स्टडी की रीडिंग करेंगे तो उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक कंसेप्ट कंप्लीट करना चाह रहा हूं मैं। कंसेप्ट का हेडिंग देखिए, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। इसका मतलब है इस कंसेप्ट में पार्टनर के राइट्स भी आएंगे, ड्यूटीज भी आएंगी। और कौन से राइट्स एंड ड्यूटीज? म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब क्या है कि जो आपस में एक दूसरे के साथ हैं, विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी भी तो कोई राइट लायबिलिटी होंगी, वो यहां पे कवर नहीं हो रही, वो अलग कंसेप्ट है, वो हमारा आखिरी कंसेप्ट है नेक्स्ट इस चैप्टर का, कि जो एक्सटर्नल पार्टी, थर्ड पार्टी के लिए लायबिलिटीज है वो नहीं। हम कौन सी लायबिलिटीज पढ़ रहे हैं? म्यूचुअल पार्टनर्स की एक दूसरे के साथ जो राइट्स एंड ड्यूटीज है, विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी नहीं पढ़ रहा है। म्यूचुअल का लफ्ज समझ आ गया? राइट्स भी है, ड्यूटीज भी है। स्टार्ट करते हैं। राइट्स, पहला राइट,
राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर का राइट है कि बिजनेस में हिस्सा ले, कोई उससे मशवरा लिया जाए। हर पार्टनर का राइट है कि फैसला करने से पहले मशवरा लिया जाए, हर पार्टनर का राइट। लेकिन कह रहा है मशवरा लिया जाए, इसका यह मतलब नहीं है कि वो मानना भी जाए। मशवरा हर एक से लिया जाए, राइट है। मानना किस बेस, डिसीजन किस बेस पे होगा? मेजॉरिटी की बेस पे। लेकिन एक डिसीजन ऐसा है जो ऑल पार्टनर की बेस पे होगा। क्या? फर्म की कंपोजिशन चेंज होने का डिसीजन। फर्म की, यानी नया पार्टनर आया, पुराना पार्टनर रिमूव करना है, नया पार्टनर, ये सारे पार्टनर की रजामंदी होगी फिर किया जाएगा, वरना ये डिसीजन नहीं। नॉर्मली जो डिसीजन होते हैं पार्टनरशिप में किस बेस पे होते हैं? मेजॉरिटी की बेस पे। जो नंबर ऑफ पार्टनर को चेंज करने वाला डिसीजन है, ये किस बेस पे होगा? ऑल पार्टनर की कंसेंट पे। 10 पार्टनर्स हैं, 9 कह रहे हैं 10वें को निकाल दो, 10वां कह रहा है मैंने नहीं निकलना। क्या निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। 9 पार्टनर्स कह रहे हैं 11वें पार्टनर को ऐड करो, 10वां कह रहा है नहीं करना। ऐड किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। ठीक है। माइनर को एडमिट करना है पार्टनरशिप में, कितने पार्टनर्स की कंसेंट की जरूरत है? सबकी। और जब माइनर एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंच जाएगा किसी, अब उसका राइट है, शाबाश। तो ये समझ आ गया हर पार्ट। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, ये सारे राइट्स जो हैं ये थ्रू एग्रीमेंट मॉडिफाई किए जा सकते हैं। थ्रू एग्रीमेंट मॉडिफाई, जैसे आपको पता है कि कोई पार्टनर वो भी तो होता है, हाँ, साइलेंट पार्टनर। मॉडिफिकेशन पॉसिबल है सारे राइट्स के। साइलेंट पार्ट, अब कोई बाय एग्रीमेंट उसने कहा मैं साइलेंट पार्टनर हूं, तो वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेगा। स्लीपिंग पार्टनर भी मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता। ठीक है। तो हर पार्टनर का राइट है, लाजमी नहीं है कि उसे कंसल्ट किया जाए, अगर वो थ्रू एग्रीमेंट डिसाइड हो जाता है किससे कंसल्ट नहीं किया जाए। ये क्लियर हो गया? इस राइट का मतलब क्या है? कंसल्ट किया जाएगा, फैसला मेजॉरिटी की बेस में। नेक्स्ट, ये भी हो गया राइट टू बी कंसल्टेड। वही कंसेप्ट, ये मैनेजमेंट से रिलेट कर रहा है, ये कंसल्टेशन से रिलेटेड, मशवरा से फैसला किया जाए। राइट ऑफ एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड अकाउंट्स के इंस्पेक्शन कर सकता है क्या? बिल्कुल। और बुक्स और अकाउंट्स में फर्क होता है ना, बुक्स को भी देख सकता है, अकाउंट्स को भी देख सकता है। माइनर किसको देख सकता था, किसको नहीं? अकाउंट्स को देख सकता है, बुक्स को नहीं। और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, वो दोनों को नहीं दे सकता। शाबाश। राइट टू शेयर प्रॉफिट, हर पार्टनर का राइट है कि वो प्रॉफिट को शेयर करे इक्वली। हर पार्टनर का क्या राइट है? कि प्रॉफिट को शेयर करे। हाँ, लेकिन अगर बाय एग्रीमेंट डिफरेंट रेशियो एग्री की जाती है तो डेफिनेटली फिर डिफरेंट रेशियो से एग्री करेगा। एक पार्टनर ने 1 लाख कंट्रीब्यूट किया, दूसरे ने 2 लाख, तीसरे ने 3 लाख, और एग्रीमेंट में कुछ भी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो के बारे में एग्री नहीं हुआ, रेशियो क्या होगी? 1 to 3 नहीं, इक्वल होगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप में लिखा गया 3 to 1 होगी। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अलग कंसेप्ट है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन अलग कंसेप्ट है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ताल्लुक। तो राइट क्या है हर एक का, पार्टनर का? शेयर द प्रॉफिट, टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। और अगर एग्रीमेंट में रेशियो डिसाइड हो गई वो अप्लाई होगी। क्लियर? राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अगर कोई पार्टनर देखे लोन ले भी सकता है, पार्टनर एडवांस जरूरत के वक्त पैसे दे भी तो सकता है। कंपनी के केस में भी यही कंसेप्ट था, याद है आपको, कि लोन ले सकता है। कहां से? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकते हैं, और कहां से? डिबेंचर इशू करके भी लोन ले सकते हैं, और कहां से? डायरेक्टर से भी, मेजॉरिटी शेयर होल्डर से भी।
तो यहाँ पे पार्टनर भी तो कोई एडवांस या लोन दे सकते हैं, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और उन्होंने परसेंटेज भी बताई हुई है। अगर एग्रीमेंट में लिखा हो कि पार्टनर जरूरत के वक्त लोन दे सकता है, इंटरेस्ट के बारे में एग्रीमेंट साइलेंट हो, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं? 6% के हिसाब से मिलेगा। और अगर एग्रीमेंट में यह लिखा हो इंटरेस्ट 10% मिलेगा, 2% लिखा हो, अगर 2% लिखा हुआ है तो फिर जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो, भाई एग्रीमेंट में अगर इनमें से कोई भी चीज लिखी हुई है वो अप्लाई होगी। अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो फिर ये सारी चीजें अप्लाई होगी। इनको मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है, इनको मॉडिफाई किया जा सकता है, चाहे 10% रखे चाहे 2% रखे, चाहे ये लिख दे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर एग्रीमेंट में ये क्लियरली लिख दिया ना कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये मॉडिफिकेशन लिखने का मतलब यही था कि ये सारी प्रोविजन नॉर्मली अप्लाई होगी, आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिफरेंट भी एग्री कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट टू बी इंडेमनीफाइड। अगर किसी पार्टनर को फर्म का काम करते हुए कोई नुकसान हुआ, उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा। जैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी पार्टनर को भेजा जा रहा था, ठीक है, और पार्टनर ने वो देखा कि जी सामान जो है खराब हो रहा है, उसने उधर ही सामान को सेल किया, और सेल करने में कुछ उसने लोकल लोगों को, वर्कर्स को हायर किया, उनको पैसे दिए। अब क्या पार्टनर को इंडेमनीफाई करना चाहिए, पैसे रिटर्न होने चाहिए? बिल्कुल। जो उसने इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ फर्म काम किया है, उसका राइट है उसे इंडेमनीफाई किया जाए। नेक्स्ट, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। भाई ये क्या राइट है? अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है, उसका राइट है क्या? उसका सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉपर्टी कैलकुलेट करो, उसको या उसके वारसान को दो। लेकिन अगर पार्टनरशिप के पास इतने पैसे नहीं है कि दे सके, फिर क्या करें? फिर दो ऑप्शन दीजिए। फिर पार्टनर को, रिटायर होने वाले पार्टनर को, या जिसकी डेथ हुई उसके वाली वारसन को दो ऑप्शन। पहली ऑप्शन कि आपके शेयर को लोन के तौर पे कन्वर्ट कर लेते हैं और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते रहे जब तक हम आपको लोन पे नहीं करेंगे, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन क्या? इसको कैपिटल ही रहने दें और इसके ऊपर जिस तरह हम बाकी पार्ट पहले आपको प्रॉफिट दिया करते थे, अब भी प्रॉफिट दिया करेंगे। दो ऑप्शंस। अब ये उनकी मर्जी है। अगर तो उनको लगा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग वाली, जैसी पहले थी। अगर उन्हें लगा नहीं बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा, फिर क्या? लेकिन उनका राइट है, ऑप्शन वो सिलेक्ट करेंगे, रिटायर होने वाला पार्टनर, या अगर डेथ का केस है तो उसके वाली वारसा, रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर हुआ? राइट किसके? आउटगोइंग पार्टनर के। राइट्स ऑफ पार्टनर आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है? फर्म दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हुई, यानी फर्म में चेंज आया। फर्म के स्ट्रक्चर में, फर्म के स्ट्रक्चर में चेंज कब आता है? जब कोई नया पार्टनर आए, पुराना पार्टनर चला जाए। कंसेप्ट सुनिए क्या है कि जब कभी फर्म के नंबर ऑफ पार्टनर में चेंज आएगा तो जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी आपस की शेयरिंग रेशियो वही रहेगी जो पहले थी। आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले थी। नई बात समझ आई? तीन पार्टनर है, एग्रीमेंट में कोई डिसाइड नहीं हुआ प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है, तो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है। अगर उनकी रेशियो है 25, 25, 50%, 25%, 25% और 50%, ये पार्टनरशिप में एग्रीड हो गया।
ठीक है, 1 1 2। फोर्थ पार्टनर ऐड किया, फोर्थ पार्टनर को हमने बिजनेस का 25% दिया। कितना दिया? 25%। बाकी पार्टनर्स की रेशो क्या होगी? इन दी एब्सेंस, बाकी कुछ नहीं एग्री हुआ, सिर्फ ये एग्री हुआ कि नए पार्टनर को 25% हिस्सा दिया जाएगा। बाकी की क्या इक्वल रहेगी? 25 25 25, या पुराने रेशो के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट होगी? पुरानी रेशो के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी 75 बचा, 75 बचा बाकी, ठीक है, 75%। और उनकी आपस की रेशो क्या थी? 1 1। तो 75 का 25% पहले को मिलेगा, 75 का 25% दूसरे को मिलेगा, 75 का 50% तीसरे को मिलेगा। आपस की रेशो उनकी वही रहेगी रिकंस्टिट्यूशन के बाद जो पहले थे। ये आप अकाउंटिंग में भी इस तरह की एडजस्टमेंट करते हो। पार्टनरशिप का अगर टॉपिक आपने किया है, उसमें जब एडमिशन ऑफ पार्टनर का केस होता था, वो सिर्फ नए पार्टनर की रेशो बताता था, तो पुरानों की का इक्वल अज्यूम करते थे, ओल्ड रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करते थे। याद है? वो यही कंसेप्ट इस प्रोविजन की बेस पे करते थे। क्लियर हो गए दोनों? राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर भी क्लियर हुआ। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर क्या है कि जब पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट हो जाएगा, दो ऑप्शन देनी है, या तो शेयर, अगर शेयर कैपिटल नहीं दे सके, या तो उसको लोन ट्रीट करके 6% इंटरेस्ट लेते रहो, या प्रॉफिट में से हिस्सा लेते रहो जितना पहले था। और राइट ऑफ पार्टनर आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टनरशिप में चेंज हो तो पुराने पार्टनर की आपस की रेशो वही होगी जो पहले थी। राइट्स क्लियर हो गए? राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब मैनेजमेंट में हिस्सा लेगा। राइट टू बी कंसल्टेड, मशवरा किया जाएगा, फैसला मेजोरिटी की बेस पे होगा। राइट टू एक्सेस, बुक्स को भी कर सकता है, अकाउंट्स को भी कर सकता है। माइनर बुक्स को नहीं कर सकता था, अकाउंट्स को कर सकता था। ट्रांसफरी ना बुक्स को कर सकता था ना अकाउंट्स को। राइट टू शेयर प्रॉफिट इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वली, एग्री हो जाए तो जो एग्री हो गया वही। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस, एडवांस दिया किसी पार्टनर ने, एग्री हुआ तो जो एग्री हुआ वही मिलेगा, अगर एग्री नहीं हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% मिलेगा। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, फर्म का भला करते हुए इमरजेंसी सिचुएशन में कोई एक्सपेंसेस इनकर किए वापस मिलेंगे इसको। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, पार्टनर रिटायर हो गया, डेथ हो गई, उसको दो ऑप्शन दी जाएगी, अगर पेमेंट नहीं कर सके उसके शेयर की तो या लोन के तौर पे ट्रीट करें या प्रॉफिट शेयर जितना पहले था। अब आते ड्यूटीज की तरफ। ड्यूटीज हैं दो तरह की। देखिए कंसेप्ट सिंपल है, कोई बर्डन तो नहीं लग रहा जहन पे, सिंपल याद करने वाली चीजें थी, कंसेप्ट है सिंपल, छोटे छोटे कंसेप्ट। ड्यूटीज दो तरह की, एब्सोल्यूट या जनरल, क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट या फर्क क्या दोनों में? एब्सोल्यूट या जनरल वो वाले जो आप चेंज कर ही नहीं सकते, क्वालिफाइड वो वाले जो थ्रू एग्रीमेंट चेंज हो सकती हैं। राइट्स में ये क्लासिफिकेशन नहीं थी, राइट्स जितने भी हों थ्रू एग्रीमेंट मॉडिफाई हो सकते हैं। ड्यूटीज की दो कैटेगरी बनाई, कुछ थ्रू एग्रीमेंट मॉडिफाई नहीं हो सकते और कुछ ड्यूटीज मॉडिफाई हो सकते हैं थ्रू एग्रीमेंट। स्टार्ट करते हैं। पहला, ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ड्यूटी है क्या कि सबके फायदे में जो बात हो, ड्यूटी है, लाजमी है हर पार्टनर के लिए कि वही काम करे सबके फायदे में, पर्सनल बेनिफिट में काम ना करे। ये ना बैंक से पैसे लिए जाके लोन लिया, अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल ना कर रहे, किसी दूसरे मुल्क का विजिट कर रहा है, नहीं, बल्कि किसके लिए इस्तेमाल करने चाहिए? फर्म के फायदे के लिए।
अगर वो पर्सनल एडवांटेज के लिए कोई ट्रांजैक्शन करता है तो फिर उसने फर्म को पैसे वापस करने होंगे, अगर उसने कोई जाती फायदा उठाया तो। अगर फर्ज कीजिए कि कोई पार्टनरशिप फर्म ने लैंड परचेज की, किससे की? एक पार्टनर से। पार्टनर ने वो लैंड 10,000 में खरीदी थी कुछ दिन पहले, फर्म को बेची 20,000 में और कहा मैंने 20,000 में खरीदी थी सर। अगर बाद में फर्म को पता चले तो एक्स्ट्रा 10,000 रिकवर करवा सकती है? बिल्कुल। फर्म कहेगी आपको ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करना चाहिए, आपने पर्सनल एडवांटेज के लिए काम किया। नेक्स्ट, ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल। ठीक है, वो ईमानदारी के साथ अपने सारे काम करें, कोई बेईमानी ना करें। फर्म के पैसे, जाहिर है हर पार्टनर है उनके पास एक्सेस होती है फर्म की प्रॉपर्टी की, कैश भी होता है, तो वो पूरी ईमानदारी के साथ अपना सारा काम करे। जो भी काम करें उसका हिसाब किताब रखें, ट्रू अकाउंट्स। जो भी काम करें उसका हिसाब किताब रखें। जब उससे पूछा जाए हाँ भाई तुम्हें कराची का विजिट लगाने के लिए भेजा था और 50,000 रुपये दिया था, हिसाब किताब लगाओ 50,000 किधर किधर खर्च किया, तो वो इसको माइंड ना करे कि मेरे पे शक कर रहे हो, ना 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 ना, बल्कि क्या करे, चुप करके हिसाब किताब प्रेजेंट करें। ये है ड्यूटी टू प्रोवाइड ट्रू अकाउंट्स। यहाँ पे ट्रू अकाउंट से मुराद है हिसाब किताब। ट्रू अकाउंट से मुराद यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं है, बल्कि जो उसको कोई काम करने के लिए बजट दिया गया था उसका हिसाब किताब। ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन छुपाए ना जो पार्टनरशिप के लिए रेलिवेंट है, बल्कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ड्यूटी टू प्रोवाइड, जैसे अगर वो पार्टनरशिप में पार्टनर है, किसी एक दूसरी जगह भी बिजनेस कर रहा है, क्या उसे पार्टनर्स को ये बात बतानी चाहिए कि छुपानी चाहिए? बिल्कुल बतानी चाहिए। ठीक है, ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन। अगर वो छुपाता है तो लायबल होगा। फिर ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अगर फ्रॉड करता है, बैंक से पैसे लिए, लोन लिया, दुबई का विजिट लगाया, क्या अब जितने भी पैसे उसने खर्च किए फ्रॉड किया, या कस्टमर से कैश रिसीव किया और जाती कोई याशी में लगा दिया, जुआ खेल लिया उसने, हार गया, अब फ्रॉड किया, क्या इंडेमनीफाई करेगा फर्म को? बिल्कुल, नुकसान पूरा करेगा। नेक्स्ट, ड्यूटी टू बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब देखें, जॉइंटली का मतलब, सेवरली का मतलब, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, ये तीन अल्फाज का मतलब समझ लें। पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है पार्टनर्स की? जॉइंट, सेवरल, अनलिमिटेड, तीन लफ्ज जहां कहीं लिखने हैं, तीन लफ्ज। पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है? जॉइंट, सेवरल, अनलिमिटेड। तीन चार पार्टनर थे, ABCD। मिस्टर ई था, उसने पार्टनरशिप का कोई काम किया, पार्टनरशिप 50,000 का काम था, पार्टनर ने उसका काम देखा, कहा नहीं नहीं तसल्ली नहीं हुई, भाग जाओ, कोई पैसा नहीं मिलना तुम्हें। तो कहा भैया तसल्ली हुई नहीं, जो मैंने काम किया सही किया, किसी और से बुला के पूछ लें, मेरा 50,000 तो दे, दिन रात एक करके काम किया। उसने कहा कोई काम नहीं, पैसे नहीं, भाग जाओ। उसने केस फाइल कर दिया। क्या सारे के सारे पार्टनर्स को केस में नामजद कर सकता है? यह है जॉइंट लायबिलिटी, सारे पार्टनर्स को कर सकता है। वो दो पार्टनर्स को भी कर सकता है जॉइंट लायबिलिटी, तीन को भी कर सकता है जॉइंट लायबिलिटी। सेवरल का मतलब क्या है? सेपरेटली किसी एक पार्टनर को भी कर सकता है। सेवरल मीन्स सेपरेट, वो किसी एक पार्टनर के खिलाफ भी केस फाइल कर सकता है, वो जॉइंट एक से ज्यादा पार्टनर्स के खिलाफ भी केस फाइल कर सकता है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है?
हर पार्टनर जाती तौर पे भी अपने उसके पर्सनल एसेट्स भी लायबल होंगे नुकसान पूरा करने को। अगर वो बंदा वर्कर फैसला करता है मिस्टर ए के खिलाफ केस करना है, 4 पार्टनर थे, क्या सिर्फ मिस्टर ए के खिलाफ केस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये सेवरल लायबिलिटी। मिस्टर ए ने 50,000 दे दिए, अब मिस्टर ए की क्या राइट है? बाकी पार्टनर उसे इंडेमनीफाई करें, बाकी पार्टनर उसे इंडेमनीफाई करें। अच्छा, बाकी पार्टनर कहें सर देखें पार्टनरशिप बिजनेस में बिल्कुल जीरो, कुछ पैसा है ही नहीं, तो अब हमारी लायबिलिटी नहीं बनती, ऐसा होगा क्या? अब आएगा अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कंसेप्ट कि भाई तुम लोग पर्सनली लायबल हो, घर से जाओ और पैसे लेके आओ। पर्सनल लायबिलिटी का मतलब ये है कि आपके पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़े तो बेच के डेट पे किया जाएगा। फर्क समझ आया? जॉइंट का, सेवरल का। तो ये जब कभी पार्टनर की लायबिलिटी बताएंगे हम तीनों अल्फाज बताएंगे, जॉइंट, सेवरल, अनलिमिटेड लायबिलिटी। फिर ड्यूटी टू एक्ट विद इन एक्चुअल अथॉरिटी। क्या ये ड्यूटी है हर पार्टनर की कि एक्चुअल अथॉरिटी में काम करे? अगर एक्चुअल अथॉरिटी से एक्सीड करता है तो वो लायबल होगा अपने एक्ट्स के लिए। ये है वो ड्यूटीज जो कि थ्रू एग्रीमेंट चेंज नहीं की जा सकती। अब चलते हैं क्वालिफाइड ड्यूटीज। क्वालिफाइड ड्यूटीज का मतलब क्या? जो थ्रू एग्रीमेंट चेंज हो सकती हैं। कौन सी? ड्यूटी टू अटेंड मीन्स परफॉर्म, ड्यूटी टू परफॉर्म डिलीजेंटली हिज ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज को बड़े ध्यान से पूरा करें। लेकिन अगर एग्रीमेंट में ये है आपने कोई ड्यूटी पूरी नहीं करनी तो साइलेंट तो ना करे जाए। ड्यूटी टू वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन, हर पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो बगैर किसी एक्स्ट्रा सैलरी के काम करे, क्योंकि प्रॉफिट जो मिल रहा है। लेकिन अगर पार्टनरशिप में एग्री होता है सैलरी देनी है वो भी दे सकते हैं। क्वालिफाइड का मतलब यही ना, जो मॉडिफाई हो सकते हैं थ्रू एग्रीमेंट। ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस, हर पार्टनर की ड्यूटी है लॉसेस भी शेयर करे, लेकिन अगर एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ नहीं शेयर करेगा लॉसेस तो नहीं करेगा। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल निगलेक्ट, ड्यूटी है कि विलफुल निगलेक्ट के लिए अगर उसने कोई जानबूझ के निगलेक्ट किया है फर्म को इंडेमनीफाई करे। लेकिन अगर बाकी पार्टनर कहते हैं माफ किया, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए विलफुल नेग्लेक्ट वाला कंसेप्ट इससे पहले कहां पढ़ा? ये लफ्ज मुझे लग रहा है इससे पहले भी पढ़ा है, सब एजेंट वाले में। सब एजेंट लायबल होता है एजेंट को, प्रिंसिपल को नहीं। हाँ, लेकिन किस केस में? फ्रॉड एंड विलफुल निगलेक्ट। शाबाश, आगे चलते हैं। ड्यूटी टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म्स, फर्म की गाड़ी फर्म के काम के लिए ही इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी पार्टनर को इजाजत दे दी जाए कि जाती पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, कर सकता है। ड्यूटी टू काउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, मतलब जैसे वो एग्जांपल दिया आपको कि एक प्रॉपर्टी खरीदी किसी से, 10,000 की प्रॉपर्टी थी मार्केट में। फर्क ये थोड़ा सा फैक्ट्स को चेंज करते हैं। पार्टनर ने प्रॉपर्टी खरीदी 20,000 की और बाकी पार्टनर से कहने लगा देखो भाई मैंने 20,000 की प्रॉपर्टी जो है ये खरीदी है। अपने किसी रिलेटिव से कहा कि तुम 10,000 की प्रॉपर्टी खरीद लो, उसने 10,000 की खरीदी, फिर उस रिलेटिव से 20,000 की खरीद ली और बाकी पार्टनर्स को क्या कहने लगा, देखो मैंने 20,000 में मुनाफा नहीं लेता लेकिन 20,000 तो मुझे दे दो, ये लो 20,000 में खरीद लो। अब उसने एक इंफॉर्मेशन भी छुपाई और पर्सनल बेनिफिट भी लिया। क्या अब उसकी ड्यूटी है कि इस पर्सनल बेनिफिट को, इस सीक्रेट प्रॉफिट को रिटर्न करे फर्म को? बिल्कुल रिटर्न करे। लेकिन अगर बाकी पार्टनर कहें रखो तो फिर ठीक है, मॉडिफाई हो सकता है, ठीक है। ड्यूटी नॉट टू असाइन हिज इंटरेस्ट, हर पार्टनर की ड्यूटी है क्या? अपना इंटरेस्ट असाइन ना करे किसी और को, ट्रांसफर की बात कर रहा है। लेकिन अगर बाकी पार्टनर की कंसेंट हो कर भी सकता है। आखिरी कंसेप्ट अहम है,
और मुझे आपने बताना है क्या कंपनी लॉ में आपने कोई इस तरह का कंसेप्ट पढ़ा है, कहां पढ़ा, ये भी बताना है। फिर ड्यूटी नॉट टू एंगेज इन प्रोहिबिटेड और कंपीटिंग बिजनेस, चीफ एग्जीक्यूटिव। यहां पे सुनिए एग्जाम्पल, सुनिए एग्जाम्पल यह, क्या एक पार्टनर होते हुए कोई दूसरा बिजनेस कर सकता है? इसका आंसर डिपेंड करता है सिमिलर बिजनेस है कि डिफरेंट बिजनेस है। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ बिजनेस पे, सिमिलर है या डिफरेंट है। अगर तो सिमिलर बिजनेस है तो रूल गौर से सुनिएगा, कहीं गलत मतलब ना समझ लें। कंसेप्ट ये नहीं है सिमिलर नहीं कर सकता डिसिमिलर कर सकता है, नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है, इतना आसान नहीं है। सुने कंसेप्ट, क्या एक पार्टनर होते हुए कोई दूसरा बिजनेस कर सकता है? इसका जवाब है अगर सिमिलर बिजनेस है तो नहीं कर सकता अनलेस अलाउड बाय एग्रीमेंट, नहीं कर सकता अनलेस अलाउड बाय एग्रीमेंट। ठीक है, सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता। सिमिलर बिजनेस कोई भी पार्टनर नहीं कर सकता अनलेस अलाउड बाय, अगर एग्रीमेंट में इजाजत दे दी है तो फिर डिफरेंट बिजनेस कर सकता है अनलेस प्रोहिबिटेड बाय एग्रीमेंट। अनलेस प्रोहिबिटेड यानी अगर साइलेंट है, एग्रीमेंट में कुछ भी जिक्र नहीं है, तो सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता और डिसिमिलर बिजनेस कर सकता है। लेकिन अगर सिमिलर बिजनेस की इजाजत देनी है, सिमिलर बिजनेस की इजाजत होना जरूरी है एग्रीमेंट में, और डिसिमिलर बिजनेस की पाबंदी लगना जरूरी है। सिमिलर बिजनेस का रूल क्या है फिर बताइए? कि नहीं कर सकता कोई भी पार्टनर अनलेस एग्रीमेंट में इजाजत हो, अनलेस इजाजत हो। और डिफरेंट बिजनेस का रूल क्या है? कर सकता है अनलेस प्रोहिबिटेड हो। भाई ये थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है, समझ आ गया? चले, ये हमारा कंसेप्ट खत्म, क्लियर? ठीक है, मैं फिर से जरा क्विक रिवीजन कर लेता है 2 मिनट में। ड्यूटीज कितनी तरह की है? 2 तरह की, एब्सोल्यूट या जनरल और क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट या जनरल कौन सी है? थ्रू एग्रीमेंट चेंज नहीं हो सकती। क्वालिफाइड कौन सी है? थ्रू एग्रीमेंट चेंज हो सकती हैं। एब्सोल्यूट ड्यूटीज क्या? ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेगा, पर्सनल एडवांटेज के लिए काम नहीं करेगा। ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल, कंपनी के साथ इंसाफ के साथ, हक के साथ वफादार रहेगा। ड्यूटी टू प्रोवाइड ट्रू अकाउंट्स, हर चीज का हिसाब किताब रखेगा, पूछा जाए तो प्रेजेंट करेगा। ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, कोई बात नहीं छुपाएगा, हर इंफॉर्मेशन देगा कि ये प्रॉपर्टी मैंने कितने की खरीदी, आपको कितने में बेच रहा हूं। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, अगर फ्रॉड करता है तो लाइबिलिटी है, फर्म को इंडेमनीफाई करेगा पार्टनरशिप को। ड्यूटी टू बी लायबल जॉइंटली, सेवरली, अनलिमिटेड। सेवरली का मतलब क्या है? किसी एक अकेले को भी किया जा सकता है। जॉइंटली का मतलब क्या है? सब। और अनलिमिटेड का मतलब क्या है? असल। और फिर ड्यूटी टू एक्ट विद इन एक्चुअल अथॉरिटी, एम्प्लॉयड अथॉरिटी एक्चुअल अथॉरिटी में फर्क क्लियर है? ये वही था जो एजेंसी वाले में पढ़ा था। फिर इसके बाद क्वालिफाइड ड्यूटीज क्या है? डिलीजेंटली अपने काम करे, विदाउट रिम्यूनरेशन करे, लॉसेस में भी कंट्रीब्यूट करे, विलफुल निगलेक्ट किया है तो इंडेमनीफाई करे। फर्म की प्रॉपर्टी सिर्फ फर्म के काम के लिए इस्तेमाल करे, पर्सनल के लिए नहीं। जो अगर पर्सनल प्रॉफिट गेन किया है किसी ट्रांजैक्शन से, वापस करे। अपना इंटरेस्ट किसी और को असाइन ना करे, और किसी प्रोहिबिटेड या कंपीटिंग बिजनेस में इंगेज ना हो। कंपीटिंग बिजनेस किसको कह रहे हैं? सिमिलर बिजनेस को। और प्रोहिबिशन किसके लिए होगी? डिसिमिलर के लिए। क्लियर हो गया? सिमिलर बिजनेस के लिए इजाजत जरूरी है और डिफरेंट बिजनेस के लिए प्रोहिबिशन जरूरी है। यहां पे आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। रीडिंग कर लीजिए।